Maths by MK, represented by MK Srivastav. Maths by MK, represented by MK Srivastav. Hello and welcome dear students to Maths by MK channel. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. Today we are discussing about the probability. Probability chapter में हम लोगों ने प्रदर्श बिंदु और आउटकम्स के बारे में देखा है। उस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आउटकम्स यानी कि प्रतिफल और प्रदर्श बिंदु में मुख्य अंतर क्या होता है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिफल और प्रदर्श बिंदु में क्या अंतर होता है। प्रतिफल यानी आउटकम और प्रदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट, दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों का फर्क देखने के लिए हम एक लूडो का पासा लेते हैं। लूडो के पासे में 6 बने होते हैं, 6 पॉइंट बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सोचिए जरा से कि अगर हम लूडो के पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है। अगर हम लूडो के पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इतने पॉइंट्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतने पॉइंट्स आ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रतिफल। यही होता है प्रतिफल। प्रतिफल यानी कि आउटकम। अब ये प्रतिफल हो गया, तो प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसी को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, यानी कि इसको मझले कोष्ठक में हमने बंद कर दिया। अब इस कंडीशन में इस कर्ली के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, और जिसकी इंग्लिश होती है सैंपल स्पेस। ये रहा प्रदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। अब देखिए, हम अगर यहां से 2 को ले लें तो इसको अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं तो उसको प्रतिफल कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ से 2 लेते हैं तो उसको हम प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। यानी कि जो यहाँ का 2 है ये तो प्रतिफल हो गया, ये 6 प्रतिफल हो गया, लेकिन यहाँ का जो 6 है ये होगा प्रतिदर्श बिंदु। ये हो जाएगा प्रदर्श बिंदु। तो कुल मिला करके प्रदर्श बिंदु और प्रतिफल दोनों एक ही होते हैं, बस खाली लिखने का ढंग जो होता है वो अलग होता है। अगर हम ब्रैकेट में नहीं करते हैं तो प्रतिफल होता है, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं तो प्रदर्श समष्टि बन जाता है। अब इसमें से चाहे जो ले लेंगे वो प्रतिफल है, लेकिन इसमें से चाहे जो लेंगे वो प्रदर्श बिंदु हो जाएगा। तो ये रहा दोनों का फर्क। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को बारी बारी से 3 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि दर्शाइए। प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बताइए। हम एक सिक्के को बारी बारी से 3 बार उछालें या 3 सिक्के को लेकर के एक साथ उछालें, दोनों बातें बराबर होती हैं। चाहे एक सिक्के को एक बार उछालें, फिर उसको दूसरी बार उछालें, फिर तीसरी बार उछालें, या तीनों को एक साथ उछालें, तो दोनों से जो प्रदर्श समष्टि बनेगा वो एक समान आएगा। वही हमको बताना है कि 3 सिक्के को हम उछालते हैं, तो मान लीजिए अगर हम पहले सिक्के को उछालते हैं
तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहले सिक्के को हमने उछाला तो हेड आया या टेल आया। अब अगर मान लीजिए हेड आता है, हेड आने पर हम दूसरे सिक्के को उछालते हैं, तो जब दूसरे सिक्के को उछालते हैं तो इसके हेड आने पर दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। पहले सिक्के पर जब हेड आएगा तब हम दूसरे सिक्के को उछालेंगे, तब दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि पहले सिक्के पर टेल आया था, उस कंडीशन में जब हम दूसरे सिक्के को उछालते हैं तब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी घटना घट सकती है। ये हम दो सिक्के तक पहुंच गए। पहले हमने पहले सिक्के को उछाला तो हेड आया या टेल आया। जब हेड आया तब हमने दूसरे सिक्के को उछाला तो हेड भी आ सकता था, हेड के साथ में हेड भी आ सकता था, और पहले सिक्के के हेड के साथ दूसरे सिक्के का टेल भी आ सकता था। और जब पहले सिक्के पर टेल आया तो उस समय दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था। ये दो सिक्कों की कहानी हो गई। अब हम तीसरे सिक्के को उछालते हैं। तीसरे सिक्के को उछालने पर सोचिए जरा सा, जब पहले सिक्के पर हेड आया होगा, दूसरे सिक्के पर हेड आया होगा, तब हम तीसरे सिक्के को उछालते हैं तो उस तीसरे सिक्के पर भी दो घटनाएं घट सकती हैं कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फिर देखिए, अगर पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल आया था, तब अगर हम तीसरे सिक्के को उछालते हैं तो उस सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। फिर हम इधर आते हैं कि जब पहले सिक्के पर टेल आया था, दूसरे सिक्के पर हेड आया था, तब जब हम तीसरे सिक्के को उछालेंगे तो तीसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और जब पहले सिक्के पर टेल आया, दूसरे सिक्के पर टेल आया, तब अगर हम तीसरे सिक्के को उछालते हैं तो उस पे हेड या टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो अब इस तरीके से कितनी घटना घटी, यहाँ से एच 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 पहली घटना बनी जो कि प्रदर्श समष्टि हो जाएगी। पहली S यानी कि प्रदर्श समष्टि S इज इक्वल टू एच एच एच, पहला बना एच एच एच, फिर एच एच टी। तो एक सैंपल इसका एक पॉइंट ये हमें मिला एच एच टी। फिर हम यहाँ से, अभी हमने यहाँ से इधर गया हम, फिर यहाँ से हम इधर गए, अब यहाँ से एच टी एच, फिर एच टी टी, दो पॉइंट हमें ये मिल जाएंगे एच टी एच, एच टी एच, फिर एच टी टी, एच टी टी, फिर अगला पॉइंट टी एच एच, टी एच एच, इसके बाद फिर टी एच टी, टी एच टी, फिर टी टी एच एच, और फिर लास्ट टी टी टी, टी टी टी। तो इस तरीके से बना हमारा सैंपल स्पेस कि जब तीन सिक्के को हम उछालते हैं तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आ सकता है, फिर पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, इस तरीके से आ सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि प्रदर्श बिंदुओं की संख्या, सेकंड, प्रदर्श बिंदुओं की संख्या ns होती है और ns का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 8 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग प्रदर्श समष्टि और प्रदर्श बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। प्रदर्श बिंदु ज्ञात करने के लिए एक दूसरा मेथड भी है कि अगर तीन सिक्के को हम उछालते हैं तो पहले सिक्के को उछालने पर 2, दूसरे को उछालने पर 2 यानी हेड और टेल, तीसरे को 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से भी हम प्रदर्श बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि आप प्रदर्श समष्टि को बनाना खूब अच्छे से सीख जाइए, क्योंकि हमारी जो प्रायिकता होगी वो इसी प्रदर्श समष्टि और घटना दोनों पर डिपेंड होती है। तो इन दोनों चीज़ों को
हमें बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लेना है। एक क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर प्राप्त नंबर 1 प्रदर्श समष्टि को दिखाइए। तो सबसे पहले हमको प्रदर्श समष्टि को दिखाना है। हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे और प्रदर्श समष्टि को दिखाएंगे। तो जैसे हमने दोनों पासे को एक साथ फेंका, मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया, तो दूसरे पहले पासे पर जब 1 आएगा तब दूसरे पासे पर क्या क्या आ सकता है। पहले पासे पर जब 1 आएगा तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। फिर पहले पासे पर जब 1 आया होगा तो दूसरे पर 2 आ सकता है। पहले पर 1 के साथ दूसरे पर 3 आ सकता है। पहले पर 1 के साथ दूसरे पर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब ये तो रहा जब पहले पासे पर 1 आएगा। जब पहले पासे पर 2 आएगा तब दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो वही बनाया गया, पहले पासे पर जब 2 आया तो दूसरे पर 1, फिर यहाँ दूसरे पर, सब पहले पासे पर तो केवल 2 2 2 ही लिया गया है, लेकिन दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 लिया गया है। और जब पहले पासे पर 3 आएगा तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। सेम यही प्रोसेस जब पहले पासे पर 4 5 6 आएगा तो सेम यही चीज दूसरे पासे पर आएगी। अब देखिए, जब पहले पासे पर 4 आया तब दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6। जब पहले पासे पर 5, देखिए पहले पासे पर सब में 5 को लिखा गया है, और दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6। ठीक इसी तरीके से पहले पासे पर 6 आएगा और दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। तो जब हम इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस, यानी कि यह प्रदर्श समष्टि हो गया। किस कंडीशन में? जब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं। अब हमें ये बताना है कि कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या ns का मान, आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 6 6 36, यानी कि कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 36 हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि घटना किसे कहते हैं। तो अगर हम घटना की बात करें तो प्रदर्श समष्टि के जितने भी सबसेट होते हैं उसी को हम घटना कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि एक समुच्चय कोई हम ले लें, एक समुच्चय जैसे मान लीजिए 3 5 7, यह कोई समुच्चय है। अब अगर हम इसके उप समुच्चय को बनाना चाहें तो इसके उप समुच्चय को हम कैसे बना सकते हैं। आप कोई भी अवयव ले लीजिए, जैसे आपने 3 को ले लिया तो ये इसका उप समुच्चय हो गया। आप इसके कोई 2 अवयव ले लीजिए, 5 और 7, इसको आपने ले लिया तो ये इसका समुच्चय हो गया। आप इसके किसी एक अवयव को ले लीजिए, वो समुच्चय बन जाएगा। 2 अवयव को ले लीजिए, उसका उप समुच्चय बन जाएगा। तीनों अवयव को ले लीजिए, वो उसका उप समुच्चय बन जाएगा। या किसी भी अवयव को मत लीजिए तो वह एक उप समुच्चय बन जाएगा उसका, जिसको कि हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसी तरीके से घटना है, कोई भी सैंपल स्पेस होगा, उस सैंपल स्पेस के उप समुच्चय को अगर हम ले लेते हैं, किसी भी उप समुच्चय को ले लेते हैं तो उसी को हम घटना कहते हैं। तो घटना के लिए जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, सिक्के को हमने टॉस किया। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हम बार बार सिक्के को ही टॉस करते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि आपकी जो प्रायिकता है, जो 9th और 10th क्लास की प्रायिकता है, उसमें सिक्के को टॉस करना, पासे को फेंकना और ताश की गड्डी से पत्ते को खींचना, इन्हीं तीनों बातों पर डिपेंड है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अगर हम सिक्के को टॉस करते हैं, सिक्के को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो H और T, इसका ये सैंपल स्पेस बनेगा। अब इस सैंपल स्पेस का
अगर हम एक उप समुच्चय ले लें यानी केवल एक अवयव ले लें H, तो हम इसी को घटना कहते हैं। या केवल T को हम ले लें तो इसको हम एक घटना कहते हैं। ये घटना E1 हो जाएगी और ये घटना E2 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये होती है। अब हम देखते हैं घटना की परिभाषा। तो घटना की परिभाषा है कि प्रदर्श समष्टि के किसी भी उप समुच्चय को हम घटना कहते हैं। बस यही इसकी परिभाषा है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए एक पासे को हमने फेंका, तो उस पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 पासे को फेंकने पर इन्हीं में से कोई एक अंक पासे के ऊपर आएगा। और अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड कर दें तो इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस यानी कि प्रदर्श समष्टि। अब इस प्रदर्श समष्टि का कोई भी उप समुच्चय हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 3 का हमने एक इसका उप समुच्चय ले लिया। तो अब यह जो उप समुच्चय होगा इसको हम घटना कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया घटना। अगर हम इसका फिर देखिए इस घटना में इस समुच्चय इस उप समुच्चय में जिसको कि हम घटना कहेंगे, इसमें 2 अवयव हैं 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस घटना में अवयवों की संख्या यानी कि कैपिटल ई एन ई जो होगा इसका मान 2 होगा 1 2। अगर हम इसका कोई एक और उप समुच्चय ले लें जो कि 2 4 और 6 से मिलकर बना है। एक दूसरी घटना हम ले लेते हैं 2 4 6, इसको हमने ले लिया तो ये भी एक घटना है क्योंकि यह भी इसका एक उप समुच्चय है। ये समुच्चय ये इस पूरे समुच्चय का उप समुच्चय है, इसको भी घटना कहेंगे। लेकिन इसमें जो अवयवों की संख्या होगी एन ई, इसका मान 1 2 3 होगा। तो ये होती है घटना। अब अगर हम इसके 2 या 3 उप समुच्चय ले लेते हैं, मान लीजिए हमने इसके 3 उप समुच्चय ले लिए जो कि बना, एक ये हो गया, एक दूसरा उप समुच्चय हमने लिया 4 6 3, एक अगला उप समुच्चय हमने ले लिया 5 1 4 2। ये हमने इसके 3 उप समुच्चय ले लिए 1 2 3। तो यह एक घटना है, ये भी एक घटना है और यह भी एक घटना है। अब चूंकि 3 घटनाओं को हमने लिया इसलिए हम इसको ई ना कह करके E1 कह देंगे। इस पहली घटना को E1 कहेंगे और इस दूसरी घटना को हम E2 कह देते हैं। इसी तरीके से इस तीसरी घटना को हम E3 कह देते हैं। अब इस कुल घटनाएं कितनी हो गई? कुल घटनाएं 1 2 3 हो गई। यहाँ पर कुल घटनाओं की संख्या 3 है 1 2 3। फिर देखिए इस घटना में घटना E1 में जो अवयवों की संख्या होगी NE, इसका मान 1 होगा। ये वाला 1 नहीं है, जैसे ये 1 लिखा है इसमें कितने अवयव हैं? 1 अवयव है। इस E2 में जो अवयवों की संख्या होगी NE2, इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 होगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसमें अवयवों की संख्या NE3, ये होगा 1 2 3 4, तो इसमें 4 अवयव हो जाएंगे। इस तरह से ये होती है घटना। तो घटना के बारे में हम लोगों ने देखा।